बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का राहु काल प्रोग्राम है, लेकिन आपको पता है राहु काल करने से पहले एक वीलॉग ज़रूर करता होता हूँ, जिसमें थोड़ा सा लोगों को कोई ना कोई प्रोग्राम पे गाइडलाइन मिलती रहती है। जैसे पिछली दफ़ा मैंने मायूसी पे किया, इस दफ़ा मैं आप लोगों को यानी कि पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, इस साल जनरल आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा, किन के लिए अच्छा गुजरेगा, किन के लिए बुरा गुजरेगा, ओवरऑल यहाँ पे हम आपको पहले तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि पाकिस्तान में लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। अब पाकिस्तान का अगर हॉरोस्कोप देखें, उम्मीद है कि वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपका बाय बर्थ सन, वीनस, मरकरी वो नेगेटिव है, जुपिटर नेगेटिव है, सिर्फ दो सितारे बैठे हैं जो 12वें घर में, मून और मार्स स्ट्रॉन्ग है। तो हमें कभी वो हम तरक्कियां बहुत करेंगे, लेकिन विद लॉट ऑफ साजिशें और लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और इंट्रीग्स। हमारा जो दरबार है ना, अगर पुराने ज़माने में मुसलमानों की हिस्ट्री देखें तो इंट्रीग बहुत होती, साजिशों का माल होता है, और वो बादशाह के इर्द गिर्द लोग इस तरह लग जाते हैं जैसे वो फिर उसको अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। इसी तरह अगर आप पीछे देखें तो अगर आप अपनी हिस्ट्री सारी देखें, 71 से लेके अयूब खान साहब, वो यहिया खान साहब थे, उनको वो समझ नहीं आने देते थे, वो अपने टुन पड़े होते थे। उसके बाद आगे भट्टो साहब, उनके भी इर्द गिर्द भट्टो वाहद था जो अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे। वो अपनी एक एक फाइलें खुद देखते थे, जो भी फाइल जाती थी वो अपने पीएसओ पे नहीं छोड़ता था, अपने स्टाफ अफसर पे नहीं छोड़ते थे, वो अपने उसके पूरे एक एक पॉइंट्स पे ना वो डिक्टेशन दिया करते थे, सब्ज़ पेन का इस्तेमाल करते थे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते थे। वो वाहद आदमी थे जो साजिशों में नहीं गिरते थे, फिर भी वो आखिर पे मार खा गए। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक़ आ गए। जनरल ज़िया-उल हक़ भी बहुत ही शार्प आदमी थे, बहुत उन्होंने पूरी दुनिया को आगे लगा के रखा। नेगेटिव पॉइंट्स तो सबको पता है उनके, जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट, जैसे मैंने भट्टो साहब का पॉजिटिव पॉइंट बताया, और इस तरह तो इसी तरह ज़िया-उल हक़ साहब का एक था कि इन्होंने एड ली, कर्जा नहीं लिया। इनके ज़माने में डेवलपमेंट के काम बहुत हुए, रोड्स बनी, आरसीएच, रोशनी स्कूल, ये वो इस किस्म के, और मैक्सिमम लोग बाहर जाके पढ़ के आए यूएस एड के प्रोग्राम के तहत। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आए। नवाज शरीफ साहब का बेनज़ीर आई, तो बेनज़ीर जो थी आई यंग थी उस वक़्त, बड़ा वो इंटरनेशनल स्कॉलर, वो यानी कह लें कि इंटरनेशनल लीडर थी, बड़ा आईक्यू थी। लेकिन उनको भी उनके घर वालों की इंट्रीग ने और उनके जो इर्द गिर्द दरबारी थे, उन्होंने बेनज़ीर को ख़राब किया। नवाज शरीफ आ गए। नवाज शरीफ वैसे भी बादशाह स्टाइल के लोग थे, अपना दरबार सजा के बैठे थे, और फिर वो बड़ी यानी कि वो अपनी तारीफ़ें ज़्यादा सुनना पसंद करते थे, पॉजिटिव चीज़ें सुनते थे, नेगेटिव चीज़ें वो सुनना पसंद नहीं करते। और दरबार में दरबारी उनको, क्या बात है मियाँ साहब, क्या बात है मियाँ साहब। वो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जाके भाग लगे रहने वाले फ़िक्र इस्तेमाल करके वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। उनके बाद मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब ने मीडिया और उस दूसरे कामों में बहुत काम किया, बट जो बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री पे तार लगवा दी या इस किस्म के, उन्होंने कोई, अगर मुशर्रफ चाहते तो डैम बन सकते थे, बट उन्होंने वो भी अपने दूसरे कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहे। उनका भी अगर उन्होंने अगर कोई लिबरलिज़म पे काम किया तो वो उन्होंने मीडिया पे अच्छा काम किया, जो मीडिया ने उन्होंने उठा के रखा, उनको चैनल्स खोले। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में ये मीडिया की ज़रूरत थी। बाकी उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही पुअर थी इंडिया के साथ, जो ख़ास तौर में बड़ा सेटबैक पहुंचा, वही सेटबैक अभी तक जा रहा है। और दोबारा फिर जरदारी साहब आ गए। जरदारी साहब का दिमाग बहुत तेज़ था, बड़ा ईवल जीनियस दिमाग था, उन्होंने बहुत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेजिस्टेंस फ्री थे बाहर की दुनिया से, अमेरिका से, ये जो भी आता ठीक है, हाँ जी होना चाहिए, आना चाहिए, और इसी प्रेशर में बीमार भी हो गए।
दोबारा नवाज शरीफ साहब आ गए, ये दोबारा फिर वही वही गेम, वही दरबारी हजरात। ये अब इमरान खान साहब आए हैं, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द भी इम्पोर्टेड दरबारियों ने घेरा डाल दिया और उन्होंने उनको बिल्कुल ही उठा के रखा। क्या बात है सर, खान साहब तुसी ईमानदार हो, तुसी ये हो, तुसी इंज कर दो, वो कर दो। इसके हमारे एक चीफ कंजर्वेटर होते थे मलक मोहम्मद खान साहब, बड़े वो थे ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा हाजी, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने, इस्लामाबाद में होते हैं और टेनिस खेलनी, अमेरिका में भी रहे, अमेरिकन सर्विस में भी काम किया उन्होंने। तो वो कहते होते थे, वो जब काम करते थे तो अपने जब सबॉर्डिनेट लेते थे ना, कहते अजमल यार ज़िंदगी में इस चीज़ का क्राइटेरिया ना बनाना कि जो बहुत ईमानदार है, उस ईमानदार से 1000 दर्जे वो बेईमान अच्छा है जो काम करवा दे, मौके पे काम करवा दे और वो काम सही करवाए। अगर वो उसमें से कुछ 4 पैसे कमा लेता है उस पर कहीं, लेकिन मौके पे काम तो होता है। और काम ना करवाना, पैसे सरेंडर करना, कहते हैं ये बहुत बड़ी जुर्म समझा जाता है। अच्छा, मेरे फादर बताया करते हैं कि इस्लामाबाद जब नया नया बना तो अयूब खान का दौर था, तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बने, कौन बंदा है जो इस्लामाबाद को डेवलप कर सकता है। तो कहने कि जी फ़लाँ एक चीफ़ इंजीनियर है, वो बहुत तेज़ है और वो अपने सारे काम उनको में लगा लें, लेकिन वो अपना परसेंटेज हिस्सा अपना ज़रूर खाएगा। तो यूब खान ने कहा ठीक है, बट आई वांट वर्क। जो चीफ़ इंजीनियर 4-5 साल रहे, उन्होंने फाइलें जेब में रखी होती थी, हर एक के पास जाना, काम निकलवा लेना, उनकी फ़ीस भी दे देनी और अपना काम। और आपने देखा होगा इस्लामाबाद का काम बड़ा स्टैंडर्ड का और बड़ी तेज़ी से हुआ था। और फिर अम्बेसी वालों के पास गए, जनाब आप अपने ऑफिस के लिए ये जगह ले लें और बाद में आपने इसको फ़ीस अपनी किस्तों में देते रहे, लेकिन आप आए। उन्होंने उस चीफ़ इंजीनियर ने जहाँ पे भी, जैसे वो क्या कहते हैं, रियाज साहब हैं जो मलक रियाज, पीए लगा देते थे और इस्लामाबाद का काम उन्होंने इतनी तेज़ी से निकाला। और बाद में यहिया खान के दौर में उनको ना पकड़ के अंदर कर दिया यहिया खान। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ जो ईमानदारी है ना, या तो ऑनेस्टी से काम करें, डिलीवर करें। अगर डिलीवर नहीं करना तो वो तो वक्त का ज़िया सबसे बड़ा। अब सी पैक का काम रुक गया, बाकी काम भी आपको डेवलपमेंट के काम, अगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ ने किया भी है, ठीक है, खाया सब कुछ किया, लेकिन आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र तो आता है ना, कुछ तो आपको नज़र आता है। हॉस्पिटलों में दवाई फ्री मिल जाती थी, हर चीज़ मिलती थी। अब वो भी इमरान खान साहब ईमानदार ज़रूर है, सब कुछ है, बट डिलीवर करना, अगर अपने इम्पोर्टेड दरबारियों से बाहर दियाँ को बच गए तो ये अब डिलीवर कर सकते हैं। इस साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न 7वें घर में कंजक्ट है, 7वें का जब घर में 7वें का लॉर्ड बैठा हो तो डेवलपमेंट बहुत होती हैं, बाहर से पैसे आते हैं, कारोबार, बिजनेस आता है और मुश्तरका कारोबार होता है। अब आप देखेंगे रेलवे इम्प्रूव होगा, कंस्ट्रक्शन में बेहतरी आएगी, हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी, आपको सर्विसेज की सारा कुछ मिलेगा। ये साल पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और जुपिटर आ गया आपके 8वें घर में पाइसेस में, तो जब पाइसेस में जुपिटर 8वें घर में आता है तो आपको एक तो जुडिशरी बहुत ईमानदारी से काम करेगी, बहुत ईमानदारी से। और आप देखेंगे इस जुडिशरी के फैसलों ने हमें उठा के इस मुसीबत से निकाल देना है। अब 8वें घर से 12वें घर को ट्राइन है, वहाँ पे मून और मार्स है। अब मार्स डील करता है आर्म फोर्स को। अब देखिएगा आर्मी का रोल कितना पॉजिटिव होता है। यकीन कीजिएगा कि ये लोग अब हर चीज़ को भूल के, जो पिछलियाँ गलतियाँ हुई इनसे, जो गलतियाँ फ़ौज से नहीं हुई, अदारे से नहीं हुई, माँ सवाए 1-2 बंदों के ज़ाती विशेज़ की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया जिससे फ़ौज पे क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ी, बट अब वो क्रिटिसिज्म ज़ीरो पे चली जाएगी और बिल्कुल एक अदारा आपको खुल के सामने नज़र आएगा 2022 में कि ये न्यूट्रल अंपायर होंगे और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम करेंगे। तो पाकिस्तान का कह लें कि अब 8वां घर हेरिटेड प्रॉपर्टी भी है, तो कश्मीर हमारी हेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वो कश्मीर पे भी आपको पेशरफ्त होनी शुरू हो जाएगी। इंडिया पे प्रेशर आएगा और इंडिया ख़ुद ही आपको ऑफ़र करेगा कि जी
हमारे साथ बैठे और प्रोग्राम करें, डिस्कस करें कश्मीर का। और 2023 में इंशाल्लाह ताला कश्मीर के बारे में भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अब जुपिटर पाइसेस में होता है तो एहतराम, पाकिस्तान का एहतराम बढ़ेगा, पाकिस्तान का नाम बनेगा, फॉल्स एलिगेशन ख़त्म हो जाएंगी, किसी किस्म की डिसग्रेस डिग्रेडेशन नहीं होगी। आपको एक कह रहे हैं दूसरे मुल्कों के साथ इनके रवाबत होंगे और नए इत्तेहाद बनेंगे वेस्ट की तरफ से। वो मुल्क भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो भी पाकिस्तान के साथ सी पैक में शामिल होने के लिए अपने आप को पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे। ये साल कोलैबोरेशन का है, अवाम का है। और मासवाए ये पहले 3 महीने बर्दाश्त कीजिएगा। ये आपस में ऐसे लड़ेंगे जैसे आप अगर देखें डिस्कवरी चैनल तो जो जंगल में कहर पड़ा हो तो और उनको खुराक मिल जाए तो एकदम नोचने पे आते हैं। तो ये एक दूसरे को आपस में ये नोचेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई, फॉल्स एलिगेशन। एंड देन मार्च के बाद नया पाकिस्तान उभरता हुआ नज़र आएगा। और इंशाल्लाह ताला फिर देखिएगा कि हर एक की अकाउंटेबिलिटी भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक जर्नल में पाकिस्तान के बारे में, लोगों के बारे में। लोग ज़रा सिर्फ 3 महीने बर्दाश्त करें। और जब तक एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान में डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड हायर अप्स, ये कभी भी सिंसियर नहीं हो सकते जब तक आवाम अपना कंट्रोल नहीं लेगी, आवाम खुद नहीं स्टैंड लेगी। अब देखें वो गिलगित के कौन सी जगह कोयटा थी, लोग बाज़ारों पे आ गए, सड़कों पे बैठ गए, वो सुई गैस के लिए ख़वातीन बैठ गई आके, तो फिर प्रेशर डेवलप हुआ। तो इस किस्म का प्रेशर आवाम डेवलप करेगी। जब तक हम अपने टैक्स पेयर, हमारी एक एक बाल से टैक्स लिया जाता है। जो हम चीज़ खाते हैं, जो चीज़ लेते हैं, बिजली का बिल 1000 रुपये आता है, उस पर 8000 रुपये हम टैक्स देते हैं। टेलीफोन के बिल पे हम टैक्स देते हैं। जो सब्ज़ी ख़रीदते हैं, जो भी हर चीज़ टैक्स, यानी कह लें कि हमारा अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 40 रुपये हमारा टैक्स पे जाता है। तो 40% टैक्स दे के भी हम पिसे रहें, हमें कुछ फैसिलिटी ना मिले तो क्या फ़ायदा। इसको सोचिएगा, क्योंकि इलेक्शन अगले साल आएंगे। तो आपने सोच समझ के इस दफ़ा वोट देना है, जज्बाती नहीं होना। बड़ा मेरिट पे वोट दीजिएगा, अपने कैंडिडेट्स को भी देखिएगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाजेगा। अब आ जाएँ राहु काल। राहु काल वो पीरियड है जो कह लें कि दिन में सूरज निकलने के बाद सूरज निकलने के ग़ुरूब होने तक का जो पीरियड को 9 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। और 90 मिनट का ये दौरानिया वो नेगेटिव पीरियड होता है, जिसमें आपको कोई कारोबार नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई डिसीजन नहीं, किसी किस्म का इम्पॉर्टेंट इशू पे काम करना, कहीं ट्रैवल भी, इस किस्म के कामों में रुकावटें आएंगी, गलत होंगे, फ़ैसले गलत हो सकते हैं, आपके डिसीजन में आ जाएगा, एग्रीमेंट में भी आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपने ये टाइम पे किसी किस्म का डिसीजन नहीं लगना। जैसे मंडे है, 7:30 से 9 बजे आपका दफ्तर 8 बजे लगता है या वर्क प्लेस पे 8 बजे, तो 1 घंटा गपशप लगा के दूसरे काम करके तब फाइलों पर काम शुरू कीजिएगा। या अपने 9 बजे के बाद जो भी डिसीजन लेने 9 बजे के बाद लीजिएगा। मंगल को 3 बजे दोपहर से 4:30 बजे के दरमियान का पीरियड आपने कोई डिसीजन नहीं लेने। बुध को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे वैसे ही वक्फा हो जाता है, नमाज़ पढ़िएगा। कोई आपने एग्रीमेंट, डिसीजन वगैरह, कोई फ़ैसला, कोई फाइल वर्क किसी किस्म का नहीं करना। जुमेरात को 1:30 बजे से 3 बजे, जुम्मा को 10:30 से 12 बजे के दरमियान, सैटरडे को 9 बजे से 10:30 बजे के दरमियान किसी किस्म की ट्रैवलिंग, किसी किस्म के फ़ैसले नहीं करने। इतवार को 4:30 से 6 बजे के दरमियान। तो ये राहु काल आपने इस पर खुद आप होमवर्क किया करें, देखा करें। अब तो माशाल्लाह आप लोग खुद समझ गए हैं कि अब आप इस चीज़ों को कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है, आपका इंटरेस्ट, आपका इस पर साइंटिफिक बिलीव, वो बिलीव नहीं है, गायब का इल्म नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। और ये प्लस माइनस इस पर आप 5 to 10% इसका डेविएशन रखें, एरर, और बाकी इस पर अमल करिएगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई तरीक़ाकार बताया है। अल्लाह ताला ने सबब बनाए हुए ताकि
आप लोगों को आने वाली मुसीबतों का पता चल सके या आने वाले अच्छे वक़्त का पता चल सकते। ये भी मिन जानम अल्लाह ही होता है। और कोई बंदा आपको कहे ना कि मैं आपकी तकदीर बदल देता हूँ, मैं पीरियड को ख़त्म कर देता हूँ, तो वो समझ लें कि वो नंबर 2 आदमी है, आपसे वो आपको लूटना चाह रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपके साथ खेल रहा है। तो इसलिए इन 2 नंबरों से बचना होगा। आप सिर्फ़ इसको इस हद तक रखें कि आप क्योंकि तकदीर या बुरा वक़्त या इस तरह का काम सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई तब्दील नहीं कर सकता। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।